नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चौथा भाग देखेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में किन राजाओं का शासन था मध्य प्रदेश में वैदिक कालीन अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में किन राजाओं का शासन था उसके अंतर्गत अनुसूची पर आधारित इतिहास है ना। लगभग ये वैदिक कालीन है। अधिकांशतः पुराणों और कुछ हद तक महाकाव्यों से इन अनुसूतियों का संबंध है। मतलब ये पुराणों और महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण से संबंधित है, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसी के अनुसार ये अपना था कारूस वंश। कारूस वंश इसको हम लोग देखेंगे। अनुश्रुति अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्वत जिनके समय विश्वव्यापक बाढ़ आई थी, इन्हीं समय विश्वव्यापक बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हुए, जिनके 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कारूस के नाम पर कारूस वंश ने कारूस देश वर्तमान बघेलखंड पर शासन किया। मतलब ये कारूस वंश का जो शासन था वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो बाघेलखंड का एरिया है वो कारूस वंश का शासक था वहाँ पे। ये मनु के पुत्र थे। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा, चंद्रवंश या एल साम्राज्य, या इसी को कहते थे चंड साम्राज्य। कहीं कहीं चंड साम्राज्य का भी उल्लेख है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रवंश को हम लोग देखते हैं। मनु वैवस्वत की पुत्री इला का विवाह सोम चंद्र से हुआ। इनके राज्य का नाम एल या चंड, ये चंड है, साम्राज्य था, है ना, जिसका आदि पुरुष सोम पुरुरवा ही था। मतलब यही सोम जिनसे विवाह हुआ था इला का। सोम या चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। बघेलखंड में तो उनका था, इनके शायद भाई का, है ना, कारूस जो थे, कारूस वंश था वहाँ पे, है ना। सोम पुरुरवा के पुत्र आयु और अमावस हुए। ये प्रारंभिक इतिहास है। ये सब जनश्रुति पर आधारित है ना। जनश्रुति जैसे मिलती है उसी हिसाब से है। ये कोई प्रमाणित नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआत अपन इतिहास पढ़ने की मध्य प्रदेश से यहीं से करते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यायात और एल साम्राज्य का विभाजन कैसे होता है। राजा आयु की तीसरी पीढ़ी में चंद्रवंशी यायात हुआ, जिसने देवयानी शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या से विवाह किया। अपन लोग पीछे देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वो शुक्र कैसे यहाँ आते हैं, है ना। मध्य प्रदेश क्षेत्र में भार्गव ऋषि है ना, उनके साथ यति पराशर आदि लोग भी आते हैं, उन्हीं में से थे ये, से विवाह हुआ। ययाति ने अपना एल साम्राज्य 5 पुत्रों में बांट दिया। इस विभाजन में यदु को चरणवती अर्थात चंबल, वेत्रवती अर्थात वेतवा और सुक्तिमती अर्थात केन घाटी का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जो सिंचित प्रदेश था। यह सिंचित प्रदेश था ना। इन्हीं यदु के नाम पर यदु या यादव वंश की स्थापना हुई। यही यादव वंश कहलाया। इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य राज्य, ये बहुत आपको देखने को मिलता होगा, दंडकारण्य राज्य। तो इक्ष्वाकु वंश का यहाँ शासक था। मनु के एक पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाक के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। मतलब इक्ष्वाक एक राजा थे जो बहुत ही होनहार शक्तिशाली थे, है ना, योद्धा थे। उन्हीं के नाम पर इक्ष्वाकु वंश का नाम रखा गया। जिसके एक पुत्र दंडक ने मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में, ये क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र में,
दंडकारण्य राज्य स्थापित किया, है ना। उन्होंने एक राज्य स्थापित किया जिसी को बाद में जाके दंडकारण्य, उन्हीं के नाम पे दंडकारण्य कहा जाने लगा, जो वर्तमान में बस्तर नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ना। ये भी छत्तीसगढ़ का, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ में चला गया, लेकिन हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सब एक ही था। इस वंश के प्रतापी राजा मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को मध्य भारत के नाग राजाओं की सहायता हेतु भेजा, है ना। किनके विरुद्ध? गंधर्वों के विरुद्ध। हमने शायद पिछले लेक्चर में गंधर्वों का संबंध कृष्ण से बता दिया था, जो कि वो गलत था ना, यदुवंशी थे कृष्ण, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नागकुमारी रेवा नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स के साथ हुआ। यही पुरुकुत्स जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, है ना, उन्हीं वंश से संबंधित थे। ये नाग राजाओं की सहायता करने आते थे, फिर वो प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर देते हैं। तो ये अपने इनका नाग लोग यहाँ रहते थे मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी भी बहती थी, अपनी पुत्री का नाम भी नर्मदा रेवा रख देते हैं नाग राजा लोग। अब फिर अगला हम देखते हैं, इन्हीं में से हाय हैं फिर कोई सम्राट, कोई उनका राजा बहुत ही विख्यात हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो उन्हीं के नाम पे भी नया साम्राज्य स्थापित होने लगता है। वो जो अपने आप को ज़्यादा समझने लगता है, शक्तिशाली और, है ना, तो फिर अपना राज्य स्वयं अपने नाम से चलाने लगता है। यादव वंश के यदु के पौत्र ने इस वंश की स्थापना की। अब देखिए, यादव ही वंश है, वही वंश। इस वंश के राजा महिष्मत ने नर्मदा किनारे महिष्मति महेश्वर नगरी बसाई। इस वंश के कीर्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु ने कंकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरवराज, है ना, और त्रिशंक और लंकेश्वर रावण को हराया। ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ इस वंश में एक राजा, है ना, कीर्तवीर, जिसको सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया। ये यहाँ तक कि लंकापति रावण को भी हराया था। ये बस जनश्रुतियों के आधार पर है, कोई साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। कालांतर में गुर्जर देश के भार्गवों से संघर्ष में हयवों की हार हुई, है ना। लास्ट में फिर इन लोगों को भार्गवों से संघर्ष हुआ और फिर इनकी हार हुई। वही भार्गव पराशर जो लोग आए थे उस समय, वही हैं। हयवों ने तुंडिकेर अर्थात दमोह, त्रिपुरी, दस्मर्ण, विदिशा अर्थात, है ना, अनूप अर्थात निवाड़ी, अवंती जनपदों की स्थापना की। कीर्तवीर अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने मालवा पर राज किया, है ना। कीर्तवीर ऊपर वाले जो अपन पढ़ चुके हैं, उनके पुत्र जयध्वज ने मालवा पर राज किया। जयध्वज का पुत्र ताल जंग और उसका पुत्र अवंती हुआ। अवंती के नाम पर मालवा क्षेत्र का नाम अवंती पड़ा, है ना, अर्थात कीर्तवीर के पौत्र के नाम पर अवंती पड़ा, है ना। सीधा सीधा अपन याद करें। अवंती राजा ने यादवों से विदिशा भेलसा छीन लिया, है ना। यही अब आपस में अब इनका विभाजन होने लगा। यादव जो कि यादव से निकले हैं दोनों, लेकिन अब देखो यादव से छीनने लगे अवंती, जो यादव ही से निकली एक शाखा है ये अवंती वाली। विदर्भ के राजा भीमरथ की कन्या दमयंती का विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ, जिसने नलपुर, नरवर या शिवपुरी, तीनों एक ही शिवपुरी के पुराने नाम हैं, नगर बसाया, या भी उसी क्षेत्र में है सब। विंध्याचल तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति का राज्य था। उसी समय की ये सब बातें हैं, निषाद जाति भी रहा करती थी। महर्षि अगस्त के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक कबीला या झुंड यहाँ आकर बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। बस इसी महर्षि अगस्त के रूप में पहला जो कबीला हुआ वही यहाँ आर्य लोग आए, है ना। नहीं, पहले ये सब शब्द संधव प्रदेश था, पंजाब वाले एरिया में रहते थे। धीरे धीरे फिर ये मध्य प्रदेश की तरफ महाकाव्य काल और ये वैदिक काल के आसपास आने लगे। कुछ अपन ये शैव धर्म के बारे में देख लेते हैं। शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं उदयगिरी, खातामा, मांडा, मांडू तथा मारा में है ना। ये उसी समय संबंधित है सब। महाकाव्य काल के बाद फिर ये आ जाता है शैव धर्म वगैरह, है ना। तो अपन आज इतना ही देखते हैं, है ना। आगे अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे महाकाव्य काल, है ना। उसके बाद रामायण महाभारत के अंतर्गत जो राजवंश हुए हैं ना,
महाभारत कालीन यहाँ कौन कौन से थे, अवंती और यहाँ ये सब। फिर इसके बाद हम लोग महाजनपद काल में देख लेंगे, अवंती, चेदी, है ना, उस समय कौन कौन से यहाँ पे राजवंश हुए, है ना, चंद्र प्रद्योत वगैरह। और फिर हम लोग फिर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत लिखित साक्ष्यों के आधार पर पढ़ेंगे। अभी तक तो जनश्रुति के आधार पर था। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर एक सिंगल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद।